हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डे फॉर क्लासेस पर आप सभी बच्चे को फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक नए चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। प्यारे बच्चों, आपको इससे पहले बहुपद के बारे में हमने वीडियो बनाया था और उसको आप देख सकते हैं चैनल पे जाकर के, जो कि आपके लिए वो भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था। तो आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पर बात करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे को ये वीडियो समझ में आए और अच्छा ज्ञान मिले यहाँ से आपको, और एग्जाम में भी आप इससे संबंधित क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना, ये मेरा उम्मीद है, मेरा प्रयास है। और एक बार आप सभी भी प्रयास करें तो आसानी तरीके से हम इसको सफल बनाएंगे आज इस वीडियो में। बाबू मेरे, मैथ आसान होता है। दिन लोग कहते हैं कि मैथ आसान नहीं है, मैथ भारी है, मैथ हम लोगों के लिए नहीं है। तो आपके साथ कहीं ना कहीं वो मिथ्यक बातें बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, और ऐसा बात नहीं है। हर एक चैप्टर को हम आसान बना सकते हैं यदि हम सही तरीके से उसको अध्ययन करें, उसका प्रैक्टिस करें। क्योंकि बाबू देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस का चीज है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और इसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट को भी प्रैक्टिस रखें, तभी का एग्जाम में अच्छा मार्क्स का आशा रहेगा आपसे, और एक बेहतर रिजल्ट्स का आशा भी रहेगा, और आपको नॉलेज भी रहेंगे। कारण कि बाबू, आपको सर्टिफिकेट एक ऐसा चीज है कि आपको किसी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन उस मंजिल के पास रोकने का जो कार्य करेगा आपको यही ज्ञान, चाहे वो किसी क्षेत्र में आप हो। तो चलिए ठीक है, फिर से हम अपने बैक आते हैं टॉपिक पे और ध्यान लगाते हैं, और आशा करते हैं सभी बच्चे आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। तो सबसे पहले इसका शुरुआत करते हैं हम कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। इसके पहले हमने चर्चा किया था बहुपद पॉलिनोमियल्स में कि जैसे रैखिक बहुपद है तो उसका ax प्लस b व्यापक रूप होते हैं। द्विघात बहुपद है तो उसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते हैं, और त्रिघात है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये सारा व्यापक रूप पिछले क्लास में हमने देखा था। और उसी प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का जो व्यापक रूप होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो बाबू मेरे, यहां से आपको समझने वाली बात यह है कि चैप्टर क्या करा, दो चर वाले। देखिए दो चर, तो इसमें एक चर x हुआ और एक चर क्या हुआ, y। तो यहां से बताते चले, चर जो आपका है x है और एक y है, दो चर हुआ ना। और इसमें जो a, b और c देखने को जो हमें मिल रहे हैं वो क्या है, तो वो आपका एक अचर है। क्या है, अचर है, कांस्टेंट मान है, और कुछ भी हो सकता है, ये बदल से रख सकता है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है 3x - 2y + 5 = 0। एक व्यापक रूप हो गया। देखिए उसी के आधार पे आपका ये इक्वेशन है, और सेम नीचे भी इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा व्यापक रूप। और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यदि इससे आप समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपको ऑब्जेक्टिव 2 से 3 यहाँ से नंबर कवर होंगे। साथ ही साथ जो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों का विधियां पढ़ेंगे उसमें ये जो है टॉपिक आपको मदद करने वाला है। तो आइए इस टॉपिक पे ध्यान केंद्रित करें और अच्छे तरीके से समझें। तो बाबू जो नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक तो था व्यापक रूप, उसको हमने समझा। नेक्स्ट टॉपिक जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग। देखिए आपका चैप्टर भी है युग। युग मींस क्या होता है, जोड़ा। युग मींस क्या होता है, जोड़ा। तो जोड़ा यहाँ देखिए कितने हैं, दो को होंगे, है ना। पहला a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जोड़ा है, ये समीकरण युग हुआ, जिसमें कि चर भी और अचर भी शामिल है।
अब आपको जो हल करने को मिलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन, तो बस इसी युग में मिलेंगे, है ना। चाहे वो आप किसी मेथड पे आपको हल करने के लिए कहा जाए, आगे हम लोग मेथड भी देखेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है, तो बने रहे। नेक्स्ट टॉपिक जो तीसरा हमारा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या। हलों की संख्या यानी ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण अभी अभी आपने जो देखा, इसका कितना हल होगा और इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, साथ ही साथ ग्राफीय निरूपण क्या होगा। तीन चीजें हम लोग यहां से सीखने वाले हैं दो चर वाले समीकरण के लिए। तो सबसे पहले बाबू देखिए, हमने इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को अनुपात किया। क्या किया? अनुपात ये है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2, मतलब देखिए यहां से आप कर सकते हैं तुलना a1 बटे a2 और b1 बटे b2। कह सकते हैं सर आगे क्यों नहीं आपने चेक किया, तो बाबू मेरे जब शुरू में बराबर नहीं होना तो आप आगे नहीं चेक करिएगा, ठीक। आपको यहीं से पता चल जाएगा इसका हल कैसा होगा, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। तो जब a1 बटे a2, यहाँ से कुछ डिजिट भी हो सकते हैं, b1 बटे b2, अब दोनों को अनुपात निकाले और बराबर नहीं दिखे तो समझ लीजिए कि उसका बीजगणित निरूपण केवल एक हल होगा, एक ही हल निकलेगा और वो आगे हम बताने वाले हैं हलों की संख्या भी इसमें। क्लियर ना। युग्म का नाम मतलब क्या होगा, इसको जब केवल एक हल हो तो उसको अविरोधी के नाम से जाना जाता है। किससे? अविरोधी के नाम से। और ग्राफीय निरूपण इसका जो होगा कैसा होगा, छेदक होगा या प्रतिच्छेदी होगा। तो कैसा होगा? छेदक या प्रतिच्छेदी एक ही नाम है। यहाँ से संपाती, समांतर और छेदक, ये तीनों में हम लोग का कंफ्यूजन है। तो याद रखें कि जब बराबर नहीं हो तो छेदक यानी प्रतिच्छेदी होने वाला है। और ग्राफ का रूप भी यहाँ से दिया गया है आपका, देखिए इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पे काट रहा है। तो इससे हम ये भी देख लिए यहाँ से कि इसका ग्राफ जब हम ग्राफ कॉपी पे खींचेंगे तो इस प्रकार से इसका ग्राफ का जो है चित्र बनेगा, फिगर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर बाबू। नेक्स्ट जो देखते हैं, यहाँ से देखिए a1 बटे a2 किए, फिर दूसरा अनुपात y का गुणज b1 बटे b2 किए। अभी तक दोनों इक्वल चल रहा है, जब इक्वल चले तो आगे भी चेक करना है, तो आगे भी चेक करते हैं। अब जो अचर है यहाँ से c1 बटे c2, यहाँ से तीनों का तीनों क्या निकला? बराबर निकला। बहुत ही अच्छा बात है, जब बराबर निकल जाए ना तीनों का तीनों तो अनगिनत हल हो गया। अनगिनत हल इसका मतलब इसका अनगिनत हल हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल हुआ। इसका हलों की संख्या जैसे कि महासागर के समान हुआ, कितना उसका गहराई है ना, इतना जो है ना, नाप उसको हम नहीं सकते हैं। उसी तरह से इसका अनगिनत हल होगा, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। आश्रित, इसको जब युग्म का नाम पूछा जाए तो जब अनगिनत हल हो तो उसको आश्रित के नाम से जाना जाता है। और ग्राफीय किस कैसा खिंचाएगा? समपाती। समपाती का अर्थ ये हुआ बाबू कि दोनों का दोनों समीकरण एक ही लाइन से गुजरेगा। जैसा कि देखिए पहला का ये गुजरा सपोज दैट, तो दूसरा का भी ये, एक छोटा और एक बड़ा लाइन दोनों एक ही पे है, तो ये समपाती हुआ। चलिए नेक्स्ट और लास्ट इसमें जो है क्या हो सकता है, आप लोग खुद से सोचिए कि पहला बराबर नहीं हुआ शुरू में, दूसरा तीनों का तीनों बराबर हुआ, अब एक ही बचा है। आप खुद से सोचिए क्या हो सकता है, शुरू बराबर हो गया, क्लियर ना, लेकिन लास्ट में हम लोग फंस गए, यानी लास्ट बराबर नहीं आया, यानी c1 बटे c2 जो है इक्वल नहीं हो। तो जब इस तरह का परिस्थिति देखने को मिले तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा बाबू? कोई हल नहीं होगा, और उसका नाम जो है विरोधी पड़ जाता है। विरोध कर दिया, भाई एक भी हल नहीं तुम में है तो तुमको हम कैसे विरोधी कहेंगे, कैसे आश्रित कहेंगे। चलो तुमको विरोधी कर दिए, तुम एक भी हल नहीं निकाला, ठीक है, तो इसको विरोधी। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? तो समांतर होगा। और देखिए इसका फिगर से भी आप समझ सकते हैं, पहला इक्वेशन ये हुआ, जैसे ये इक्वेशन है फर्स्ट, तो उसका ए ग्राफ खिंचाया, और ये सेकेंड है तो सेकेंड का, लेकिन दोनों को देखा जाए तो एक दूसरे के आमने सामने और समान दूरी पे खड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है कि समांतर है, और ग्राफ जो है समांतर खींचा है। तो बाबू मेरे उम्मीद है कि इसको आप समझे होंगे। फिर से एक बार दोहरा देते हैं यदि नहीं समझे तो।
शुरू में अनुपात को चेक किए, देखिए तुलना कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 को हमने तुलना किया है और उसी तुलना के आधार पे इसका हल को निरूपण किया है। तो बराबर नहीं हो शुरू में, केवल एक हल अविरोधी छेदक रेखा, और इसका ग्राफ इस प्रकार से खिंचाएगा जब आपको ग्राफ बताएंगे। और जब तीनों का तीनों बराबर हो, अनगिनत हल आश्रित कहलाएगा, और ये इसका ग्राफ दोनों एक ही पे खिंचाएगा, इसलिए संपाती। और जब शुरू में बराबर हो, लास्ट में बराबर नहीं हो, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसको एक भी हल नहीं कह सकते, ये विरोधी। कैसा खिंचाएगा इसका ग्राफीय निरूपण, समांतर हो जाएगा, और इस तरह से फिगर देखेंगे। देखिए बाबू मेरे, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखिए आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे भी पहले दो नोट पॉइंट आपको देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, इसको सबसे पहले क्लियर करते चले आपको। तो देखिए नोट ए है कि यदि समीकरण युग्म अविरोधी हो, क्या हो, अविरोधी हो, है ना, तथा आश्रित हो, यानी कहने का मतलब जिसका एक हल निकले और जिसका अनगिनत हल निकले, उस सिचुएशन में वो जो समीकरण दिया हुआ रहेगा वो क्या होगा बाबू मेरे, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। जैसा कि ये दोनों पॉइंट में क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। केवल एक हल है यानी अविरोधी और अनगिनत हल है आश्रित, तो इस सिचुएशन में संगत कहेंगे। और जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, विरोधी होगा, तो उसको हम कहेंगे असंगत, है ना, ये संगत में नहीं है, असंगत है। तो जब संगत और असंगत ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं कि ये समीकरण संगत है कि असंगत है, बस तुलना करके इसको आप। इसी प्रकार का क्वेश्चन भी आपको बताने वाले हम, ध्यान से समझिएगा। दो क्वेश्चन आपके बुक एनसीईआरटी से ही लिया गया है ना। तो देखिए क्वेश्चन ए है बाबू कि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना कर बताएं कि हल कैसा होगा, संगत या असंगत, है ना। इससे हलों की संख्या भी पूछा जा सकता है। चलिए ध्यान देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सर्दी हो गया तो बीच बीच में ऐसे होता है। देखिए बाबू इसको तुलना करते हैं हम कि इसका हल कैसा होगा। तो A1 यहां से कितना हुआ, लिख देंगे पहले A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। क्लियर ना, देखिए क्लियर, यहां से क्लियर आपको करते हैं। 2 बटे कितना हो जाएगा 4 और 3 बटे 6 और 8। देखिए यहां से पहले क्या आपको देखना है, 2 दूनी 4 रेशियो में पूरा जो है, अगर सहभाज बनाना है, सहभाज मतलब जितना कटता है पहले उसको काटिए, फिर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 1 बटे 2, 1 बटे 2, और यहां से फिर क्या हो जाएगा, नोट इक्वल टू 8 बटे 7। देखिए 1 बटे 2, 1 बटे 2, लेकिन क्या है 8 बटे 7 1 बटे 2 के बराबर हो सकता है, खुद सोचिए। यहां से काटे तो 1 बटे 2, 1 बटे 2, लेकिन बराबर नहीं हो सकता है लास्ट वाला। अब देखिए, अब आप खुद से सोचिए बाबू कि तीनों में से क्या होगा, कैसा हल होगा, बताइए। कमेंट करके आप कर सकते हैं कि सर इसका आंसर होगा, है ना, इतना हल होगा इसका। तो बताइए किस पे जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, है ना, किस पे, आपका जो है ना, ए आपका लास्ट वाला A1 बटे A2, अब बराबर तो हो गया B1 बटे B2, लेकिन बराबर नहीं हुआ C1 बटे C2। पहले ही विरोध वाला एग्जांपल हम लोग देखिए, मुलाकात हो गया यहाँ से, किसका कैसा हल होगा, है ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यहां से पूछेगा कि कैसा हल है, कितना हल है, 1 2 3 या अनगिनत, तो कोई हल नहीं, क्योंकि क्या हो गया है ना, विरोधी है। क्या है, विरोधी है ये, है ना, विरोध करने वाला है, एक भी हल नहीं निकलने वाला है। जो विरोध करता है किसी चीज का, अच्छे चीज का भी, उसका भी सफल होता है क्या, नहीं, तो ये कैसे सफल होगा, है ना, अच्छा चीज का विरोध कर रहा है यहाँ से। तो ये संगत होगा या संगत, सोचिए जल्दी सा, क्या हो जाएगा, असंगत, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। क्लियर ना बाबू मेरे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखिए सामने दिख रहा है, खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो देखिए यहां से आपको सोल्व करके बताते हैं, कितना हो जाएगा 3 बटे 2। अब देखिए यहाँ तो लिख ही दिए A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे
उसी के आधार पे करिए इसको भी। 4/-2। देखिए बाबू मेरे, पहले 2 से तो कट रहा है, 2 दूनी 4, लेकिन फिर भी एक बार देखने के बाद पता चल रहा है कि 3/2 क्या 2/-1 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, नहीं ना, तो बराबर नहीं है। अब बताइए हमें किस पे जा रहा है? बस पहला पे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका कितना हल हो जाएंगे छोटे, जल्दी बताइए। इसका केवल एक हल। अच्छा, विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? अविरोधी। क्या? अविरोधी। एक चीज और हमें बताएंगे यहां से, किसका ग्राफ यदि पूछा जाए कि ग्राफ का निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी की समाप्ति की समांतर, तो कैसा होगा इसका? छेदक, यानी प्रतिच्छेदी। कैसा हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। तो यहां से बाबू मेरे आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको पूरा समझ में आया होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर, और अब देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ तो बताया शॉर्ट में कि आपको हल कितना होता है और किस सिचुएशन में कैसा हल होता है। अब बताने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितने विधियां हैं, और उन विधियों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक, यहाँ तक नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे और कॉपी पे लिख लेंगे। तो ध्यान देंगे बाबू, अब जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। आइए उन सारे विधियों को हम लोग देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं बाबू। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ से ग्राफ विधि द्वारा जो बताएंगे, है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मायने होने वाला है आपका ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्राफी विधि द्वारा समीकरण का हल ज्ञात करना सबसे फर्स्ट है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा सेकेंड है। तीसरा क्या है? विलोपन है और वर्गगुणन है। ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट विधियां हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आपका ग्राफी विधि द्वारा है, जो कि आपको सामने क्वेश्चन भी बना हुआ दिख रहा होगा बाबू बोर्ड पे, और इसी को हम समझाने वाले हैं। पहले बना इसलिए लेते हैं कि आपको थोड़ा सा समय का बचत हो और ऐसे बड़ा एपिसोड हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान देंगे। ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करने की विधियां, और आपके एग्जाम में 5 नंबर का ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अक्सर देखने को मिलते हैं। कोई ऐसा साल ना हो जिसमें कि ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आया हो। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। और बाबू देखिए, यदि किसी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बनाने की विधि को आप समझ गए ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आए सबको आप तोड़ के रख देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे, मेथड क्या कहता है, तरीका क्या कहता है। बाकी डिजिट चेंज कर देना, एग्जाम में कितना चेंज कर दे, हम यदि सीख गए हो बनाने का तरीका तो आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन देखिए जैसे यहां से लिए हैं, आपका कहीं अलग से नहीं ये क्वेश्चन लिया गया है, एनसीईआरटी किताब से है बाबू, आपका जाकर के देख सकते हैं। एनसीईआरटी किताब दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0 को ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करें। ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हल करने का जो तरीका है, मेथड है, वो क्या है बाबू, आपको उसको बताते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा तभी आप समझिएगा, और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे कोई भी बच्चे, तो वहां पर सबसे पहले आप अलग जगह ध्यान को मत भटकाइएगा, है ना। आप ध्यान लगाइए, और हर एक चीज में पढ़ाई ऐसे ही होता है, जब तक हम लोग लिसनिंग नहीं करेंगे तब तक हम लोग को समझ में कोई चीज नहीं आएगा। इसलिए लिसनिंग यानी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू किसी चीज को समझने के लिए। तो आइए, समीकरण 1 जो है क्या है, पहला को समीकरण 1 मान लिए है, और ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको समीकरण 2। अक्सर ऐसा ही करना है, दो इक्वेशन हमेशा इस तरह से दिए रहेंगे एग्जाम में। समीकरण 1 से हमने चला है, क्या है समीकरण 1? 2x + y - 6 = 0। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, इसमें से ये मेथड यही है, कहता है कि आप किसी एक चर को बायां पक्ष और किसी दूसरे चर को दाएं पक्ष में रखिए। तो हमने x को इधर रखा यानी बायां पक्ष में, और y वाले को दाएं पक्ष में, और जो डिजिट था, कंस्ट्रेंट था, उसको भी दाएं पक्ष करना पड़ेगा। तो देखिए
-6 उधर जाके +6 प्लस y इधर जाके -y। तो मेथड जानते ही है, x बराबर क्या हो गया, 2 को उधर भेज दिए, गुणा तो भाग में चले गए। अब तक सब समझ गए होंगे। अब हम डिब्बा देखिए पहला बनाए हैं, आगे डिब्बा दूसरा बनाए हैं। पहला से पहला डिब्बा यानी पहला मानक सारणी, और दूसरा से दूसरा डिब्बा यानी दूसरा मानक सारणी। ये इसमें एक करना हम सहूलियत के लिए ऐसे कर लेते हैं, हम चाहे तो अलग अलग भी लिख करके बना सकते हैं इसको, लेकिन इससे क्या होगा, सहूलियत हो गया, पता चल गया समीकरण एक का ये जो है हल है। तो देखिए जिसको उधर ले गए हो उसी का मान रखेंगे। ध्यान रखें कि अगर x वाले को ले गए तो x वाले का मान रखेंगे, y वाले को ले गए तो y वाला मान रख सकते हैं। तो y वाले को ले गए तो y यहाँ पर 0 रखें। तो 6 में से देखिए ये कैलकुलेशन आप लिख के भी कर सकते हैं ऐसे कि x बराबर 6 माइनस 0 बटे 2 कितना हो जाएगा, 2/3। इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि x का मान 3 आया तो चलो x के सामने 3 रखते हैं, y का मान 0 खुद से लिए थे, उसी प्रकार से 2 लिए, y का मान तो 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 भागा लगाएंगे 2 आए, मौखिक रूप से कर सकते हैं छोटे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगला इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 4x - 2y - 4 बराबर 0। आपको तरीका भी समझाया, वही प्रोसेस किए, माइनस में जाके प्लस में, प्लस माइनस में और ये भी प्लस में, दोनों का दोनों आ गया प्लस में, x बराबर गुणा में इधर भागा में। ठीक उसी प्रकार से मानिक सारणी बाबू क्या हो गया, दूसरा हो गया। क्लियर ना। अब x का मान देखिए y वाले को ले गए, y का मान रखेंगे, y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से जो भी आप सोचना है, ऐसा नहीं कि शायद 0 रखे तो 0 ही रखना है, 2 रखे तो 2, आपको जो इच्छा करे। लेकिन आपको संभवतः ये ध्यान देना है कि यदि हम पूर्णांक मान लें तो और पूर्णांक मान आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर ना। तो सबसे पहले हमने क्या रखा, 0 रखा, तो 2 गुना 0 0 खत्म, 4 में 4 भागा लगेगा 1, फिर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 में से 4 से भागा लगेगा 2। क्लियर बाबू यहाँ तक, ये डिब्बा बन के तैयार है। चलिए डिब्बा बन के, नाश्ता वाला डिब्बा मत समझ लीजिएगा कि आपको नाश्ता करना है, ठीक है। चलिए इसको आप क्या कर रहा था, ग्राफ पे निरूपण करें। आपके एग्जाम में एक ग्राफ पेज दिए रहेंगे और एक साइड आपको हल करना है जैसे हमने हल किया, और दूसरे साइड आपको एक बनाना है। तो चलिए मेरा मान लीजिए ग्राफ कॉपी है, यहाँ तो मेरे लिए ग्राफ कॉपी यही है, आपके लिए तो स्पेशल रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये देखिए ग्राफ पे इस तरह से इंच लेकर के आप, है ना, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, और पहला x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे, x वाला को भुज बोला जाता है, y वाला को कोटि। ये प्रथम चतुर्थांश जिसमें कि प्लस प्लस होता है, अब देखिए इससे वाकिफ है। दूसरा चतुर्थांश ये माइनस प्लस होता है, और ये तीसरा चतुर्थांश जिसमें कि x भी माइनस, भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस, और ये चौथा चतुर्थांश जिसमें कि x जो है पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग 9th में भी पढ़े थे। चलिए खैर आप लोग ध्यान देंगे अपने टॉपिक पे जो भी सीख रहे हैं, ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं किसी इक्वेशन को। तो अब देखिए बाबू, इसमें देख लेना कि हाईएस्ट मान 3 तक गया x का, हमने 3 तक लिया, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं अपने सुविधानुसार। y को भी उसी तरह से 2 तक था, 2 जगह नहीं रहने के कारण तो ऊपर नहीं खींचे। अब देखिए सबसे पहला इक्वेशन का जो डब्बा आपने बनाया है, मानक सारणी आपने बनाया है, उसका हल करेंगे पहले। 3 0, x बराबर 3 यहाँ है, 0 0 तो इसी पे रहेगा ना, 0 लाइन पे रह जाता है, तो 3 0 देखिए लिख भी दिए। फिर 2 2 2, और इसी के सामने 2 ऊपर देखना है, 2 यहाँ है, 2 पहले सबसे पहले x का मान 2 है, 2 लिए, फिर y भी सामने 2 है, तो इसी के सामने 2 ऊपर चल जाता है, 2 2। बस इसका क्या किए, एक बिंदु इन से आपको क्या करना है, इस तरह से खींच लेता है, और इसका इक्वेशन का नाम दे दिए। उसी प्रकार से बाबू डिब्बा दूसरा का ग्राफ यहाँ खींचे, सबसे पहले 1 0, तो यहाँ से 1 0 हो गया, फिर क्या है 2 2, तो 2 और 2, देखिए कहीं ना कहीं कटान बिंदु आपको यहीं से पता चल गया, हल बिंदु यहीं से पता चल गया कि दोनों का एक ही है। इस प्रकार से ये जो है खींचा है, पहला क्या था 2x + y - 6a, और दूसरा जो अभी खींचा है, क्लियर ना। अब देखिए बाबू हल बिंदु कैसे पता लगाए, तो जहां पर दोनों लाइन प्रतिच्छेद करें यानी छेदक रेखा बने, वही हमारा हल होगा। तो कहां कट रहा है, यहाँ देखिए, तो इससे पता चल गया, आपको बताए हैं अभी अभी तुरंत कि जब प्रतिच्छेदी करे तो दोनों रेखा एक दूसरे को काटता हुआ नजर आएगा, और उसका हल केवल 1 होगा। तो कितना हल होगा इसका, हल बिंदु 2 2 है ना,
और x का मान 2 और y का मान 2, क्योंकि आप जानते हैं पहले भुज फिर बाद में कोटि। क्लियर बाबू? तो ये हमारा रहा ग्राफ। आशा करते हैं कि आपको ग्राफ में कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप अपने मन से 2-4 क्वेश्चन लिखिएगा और उसको ट्राई करिएगा, ठीक ना। अब जो है नेक्स्ट विधि हम लोग बढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि। आइए इसका भी एक क्वेश्चन लिए हैं छोटे यहाँ से। प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं किसी समीकरण का, ये भी तरीका आप सीख लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए तो ध्यान दीजिएगा एकदम। आज जो हम लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लियर कर लेना है, और अगर और भी किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं उनको। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे से कि इस चैनल को जितना अधिक से अधिक बढ़ाएं आप सब मिलकर, उतना अच्छा रहेगा, उतना ग्रोथ करेगा और आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से आपको कुछ सिखाने के लिए। तो जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़ाएं और व्यूअर बढ़ाएं उतना अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट टॉपिक चलिए बाबू हम लोग देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं, क्या विधियां हैं, क्या तरीका है। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस तरह समझना है कि अदर क्वेश्चन की भी सोल्व करते हैं, कैसा भी क्वेश्चन करना है। तो चलिए ये इक्वेशन जैसे दो चर वाले रैखिक ग्राफी विधि के लिए 2 इक्वेशन दिया था, यहाँ भी 2 इक्वेशन है, ये हमेशा आपको मिलेगा। क्लियर ना। इसका जो मेथड कहता है प्रतिस्थापन विधि का कि सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को उठाओ बाबू। तो हमने पहला इक्वेशन को उठाया। क्या है पहला इक्वेशन? x + y = 14। यदि आपको इच्छा है कि हम दूसरा को उठाएं तो आप बिल्कुल दूसरा को उठाएं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि जब पहला को उठाए हैं तो इससे x या y का मान निकाल के दूसरा में पुट करना है। लेकिन यदि दूसरा को ही उठाए हैं तो उससे x और y का मान निकाल के आपको पहला में पुट करना पड़ेगा। क्लियर ना। तो आइए समीकरण 1 को उठाए हैं, यहाँ से x + y = 14। तो यहाँ से x या y दोनों में से स्वतंत्र है, आप इंडिपेंडेंट है इसके लिए कि x या y किसी का मान निकालना है। हमने x का निकाला, y को धर किया 14 - y। इसको समीकरण कितना कर लिए? 3 कर लिए। क्लियर ना। इस समीकरण 3 को जो है समीकरण 2 में पुट करना। अभी हम बताएं समीकरण 2 में, अगर 2 से ही चले होते तो x और y का मान निकालते समीकरण 1 में पुट करते। क्लियर ना। तो समीकरण 2 में x का मान जो अभी निकाले पुट करने का, तो कितना है? x - y = 4, x का मान 14 - y निकला है। हमने x को हटाया यहाँ से, ये हटो, और उसका स्थान क्या दिए? 14 - y दिए। अब बाबू -y कितना y? -2y। सिंपल सा बात। 14 प्लस में उधर जाके माइनस में, -2y -14 + 4 -10 है, तो बचेगी, घटाओ आता है सबको। क्लियर ना। -2 उधर जाकर के भेजे तो सॉरी -2 इधर गुना में, इधर भागा में, माइनस खत्म हो गया, 2 × 25 = 10 5। क्लियर ना। y का मान क्या हुआ? निकल गया। अब इस y को समीकरण 3 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। हमने सब सुविधा अनुसार 3 को चुना क्योंकि x का मान निकला हुआ है। तो आप भी अपने सुविधा के अनुसार जो लगे उसमें पुट कर दीजिएगा। जब y निकले तो उसका मान x निकलेगा, तो x का मान देखिए बाबू, जब x यहाँ से y को रखते तो यहाँ x निकलता, x यहाँ रखे y निकला, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3 में y का मान रखेगा। 3 कितना है? 14 - y। तो यहाँ से y का मान पुट करिए, कितना है? 5। तो 14 में से 5 घटेगा 9। इस प्रकार से हमारा हल निकला, x = 9 और y = 5। ये था बाबू मेरे प्रतिस्थापन विधि। अब जो हम लोग नेक्स्ट विधियां देखेंगे क्या है, आप लोग खुद से देख करके बताइए क्या है? विलोपन विधि। तो चलिए अब विलोपन विधि, चलिए बाबू तो देखते हैं विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि बाबू क्या है? ये भी एक आसान तरीका है आपको प्रतिस्थापन की तरह, है ना। और ये समझेंगे तो आपको खुद से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए प्रतिस्थापन अच्छा था कि बर्जगुणन था अच्छा, है ना, कि जो है आपका बर्जगुणन अभी बताएंगे, और ग्राफ अच्छा था। तो सारे आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक बार देखें, और एग्जाम में आएगा आपको अगर किसी खास विधि पर बनाने के लिए, तब तो आपको मजबूरी है कि उसी विधि पे बनाना पड़ेगा। लेकिन सीधा अधिक क्वेश्चन में रहेगा कि आप दिए गए समीकरण उसको हल ज्ञात करिए। तो जो विधि आपको सबसे अच्छा लग रहा हो ना, उसी मेथड से बना लीजिएगा। लेकिन ग्राफ के लिए खास बात यह है कि आपको ग्राफ है तो ग्राफ विधि से बनाना ही पड़ेगा।
और वो तो स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है उसके लिए। तो आइए खैर विलोपन को समझते हैं। विलोपन विधि द्वारा कैसे किसी समीकरण को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ए दिया हुआ है आपका युग्म के रूप में, क्लियर ना। तो इसका तरीका ए है बाबू, सबसे पहले देखिए जो इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ था उसी को हमने नीचे लिखा, कोई चेंजिंग नहीं किया। बस एक ये कि पहला जो इक्वेशन था उसको हमने समीकरण 1 माना और जो दूसरा उसको समीकरण 2 माना, ठीक है। ये समीकरण को इंडिकेट कर रहा है। इसका रूल्स यही है कि समीकरण 1 और 2 में से किसी दो चर में से किसी एक चर को आपको बराबर करना है, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। अब आपको सोचना है कि x वाले को करें या y वाले को करें, ये आपके हाथों में रहता है जब आप बना रहे होते हैं। जैसे कि आपके सामने हमने बनाया, तो आप खुद से सोचिए और बताइए कि कौन सा किसको यहाँ से जो है ना बराबर किए हैं। तो आपको खुद में खुद पता चल रहा होगा कि सर y वाले को बराबर किए हैं, क्योंकि इसमें 3 से गुना करने के बाद ये 3 बन गया तो नीचे वाला बराबर हो गया। बाकी x को ध्यान में नहीं रखते, लेकिन यदि हम सपोर्टेड सोचे होते हैं मन में, देखिए बाबू किसी कार्य को करने से पहले एक मन में आप प्लानिंग करते हैं, है ना। जैसे आपको अभी सोच रहे होंगे कि चलो इसके बाद वीडियो सर का वीडियो देख करके चलना है क्रिकेट खेलने, आपके मन में एक प्लानिंग बैठा ना, है ना, आया ना। तो उसी तरह से आपको यहाँ एक प्लानिंग कर लेना है कि हमको x वाले को बराबर करना है कि y वाले को। हमने सोच लिया यहाँ से कि हमको y वाले को बराबर कर देना है, x का चिंता खत्म। यदि आपने सोचा कि x को बराबर करना है तो y का चिंता खत्म करिए, y क्या होगा वो तो होगा, देखा जाएगा। चलिए, तो यहाँ से y वाले को गुना करने के लिए रूल्स ये भी समझ सकते हैं, नीचे वाला गुणांक को ऊपर और ऊपर वाला गुणांक को नीचे। गुणांक मतलब सफिशिएंट। जो देखिए y के आगे क्या लगा हुआ, कुछ नहीं तो 1, और इस y के आगे क्या लगा हुआ 3, तो ये 3 को ऊपर और इसका गुणांक नीचे गुना कर देना। यदि y वाले को सोचे तो अगर हम सोचते हैं x वाले को बराबर करना है तो इसका गुणांक 2 है तो यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, और इसका गुणांक 1 है तो इसका गुणांक नीचे 1 से करते हैं। क्लियर ना बाबू। चलिए तो गुना कर दीजिए सारे में, 3 गुना x 3 है, 3 गुना y 3y, 5 3 कितना हो जाएगा 15। क्लियर ना, नो डाउट। फिर देखिए 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, जानते हैं कि 1 से बदलाव नहीं होगा कुछ भी। तो अब देखिए यहाँ से आपको बताते हैं, यदि जिसको आपने बराबर किया है उसका चिन्ह एक प्लस और एक माइनस हो तो आप जोड़ने पे करिएगा। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, दोबारा बोलते हैं। अब हमने बोला कि जिसको आपने बराबर किया है, यहाँ पर बराबर किसको किया गया, y वाले को, तो y का चिन्ह अपोजिट होना चाहिए, है ना, एक प्लस एक माइनस, तभी वो है ना क्या होगा, कैंसिल होगा। तो देख लिया जाए यहाँ से, एक का चिन्ह प्लस है एक का चिन्ह माइनस। ऐसा ना हो कि नीचे प्लस हो ऊपर माइनस हो तो दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमेशा ध्यान देना कि चिन्ह क्या होना चाहिए, उल्टा। उल्टा तो है सच में, इसमें क्या कर देंगे जोड़ने पर। लेकिन कभी भी बाबू मेरे अगर प्लस प्लस आपको दिखे और माइनस माइनस दिखे तो आपको करना है जोड़ने की जगह घटाने पर, और नीचे वाला का चिन्ह बदल देना है। नीचे वाला चिन्ह मतलब क्या हुआ, नीचे का मतलब ये हुआ जिसे यहाँ जोड़ने पर किए, क्योंकि अपोजिट चिन्ह था। अपोजिट मतलब एक प्लस एक माइनस। क्लियर ना। अगर घटाने पर करते कब, जब समान चिन्ह आता, आ तो दोनों प्लस आ तो दोनों माइनस, तो चिन्ह कैसे बदलेगा वो भी समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन में मिलेगा आगे। ये प्लस है आगे कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो जाता, प्लस है तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ नहीं करेंगे अभी ऐसे, है ना, यहाँ तो जोड़ने पे हुआ, जोड़ने पे कोई बदलाव नहीं, नो चेंज। तो प्लस माइनस खुद में क्या हुआ, कट गया। अब बताइए ये भी प्लस ये भी प्लस, 3 तो कितना 5x, और यहाँ 15 4 19, x का मान निकाला हमने, y को धर किया। देखिए बाबू यहाँ से x का मान निकाले हैं तो क्या हो जाएगा 19/4, है ना। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा तो रॉन्ग हुआ है, 19 बटे क्या होना चाहिए 5। चलिए इंसान है बाबू, हर एक से गलती होता है, तो 19 बटे कितना होना चाहिए 5। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान हमने रखा, यहाँ भी देखिए 4 था तो यहाँ भी हम 4 रख दिए थे, बाई मिस्टेक। यही सब छोटा छोटा चीज को ध्यान देना है बाबू। क्या हो जाएगा प्लस, उधर जाकर के माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे 5। तो लघुत्तम 1 और 5 का 5 होगा। पहले हम 4 गलती से लिखे थे तो 4 निकाले थे, तो कितना हो जाएगा 5। अब बताइए कितना हो जाएगा 5 का 1 से कटेगा 5 5 25। क्लियर ना बाबू। 19 यहाँ 25, कितना बच जाएंगे 6, कितना बच जाएंगे
6, 19 है ना, यानी 6/5। इस तरह से y का मान क्या निकला 6/5 और x का मान क्या था 19/5। क्लियर बाबू, 6/5 सॉरी 6/5। ये सब तरीका समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी पे, है ना। चलिए फिर से, चिन्ह समान रहेगा जोड़ने पे, चिन्ह अपोजिट रहेगा, अपोजिट मतलब एक प्लस है ना और एक माइनस, तो जोड़ने पे। क्लियर ना बाबू। अब हम लोग देखते हैं लास्ट विधि, है ना, जो कि वर्ज गुणन विधि है। ये आपका खास है कुछ, है ना। तो देखिए इसका एक तरीका है बाबू, सूत्र मेथड। चाहे तो आप सूत्र मेथड से इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको हम सूत्र से भी आसान तरीका बताते हैं इसको कि आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो कौन सा विधि है, वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि और लास्ट विधि भी यहां से कह सकते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे, शुरू से हम लोग आते हैं, व्यापक रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही होता है ना, a1x b1y + c1 देखिए बराबर 0। इस प्रकार से दूसरा इक्वेशन ये है, इसका हल सूत्र ये होता है बाबू x/b1 c2। अब b1 कौन हुआ, तो b1 y का गुणांक हुआ, c2 कौन हुआ, दूसरा समीकरण का अचर, ठीक। उसी प्रकार से y/c1 a2 - c2 a1, 1/a1 b2 - a2 b1। लेकिन अगर आसान मेथड से इसको बनाए, आसानी तरीके से बनाए तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इक्वेशन ए है, बोला जा रहा है कि वर्ज गुणन विधि से हल ज्ञात करें। क्या दिक्कत है, करेंगे, लेकिन सबसे पहले तरीका तो सीख लें, फिर ऐसा ऐसा कितनों क्वेश्चन आ जाए ना, सब को एकदम चुटकी में जो है ना बन जाएगा, बना लेंगे आप लोग, है ना। चलिए तो बाबू क्या है 2x + y - 5। अब सोच रहे होंगे सर ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला था, +5 उधर था, इसको क्यों किए इधर। देखिए बाबू पहले ही हमने लिखा है कि इधर बराबर आपको क्या करना है, 0 बनाना है। अन्य मेथड में ऐसा नहीं था, देखने को मिला था, लेकिन यही एक वर्ज गुणन है कि बराबर के उधर आपको सिर्फ और सिर्फ 0 दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो 0 दिखाने के लिए 5 को और 8 को इधर कर लेंगे, तो +5 इधर आकर के -5, +8 इधर आकर के -8। क्लियर ना बाबू मेरे, 0 दिख रहा है, बिल्कुल 0 दिख रहा है। अब आपको देखिए शॉर्ट तरीका बताते हैं। शॉर्ट तरीका ये है बाबू कि जब सबसे पहले तो x y और 1 एकदम क्लियर है सब में, जैसे आप फार्मूला देख रहे हैं x y 1, यहाँ भी हमने x y 1 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि x वाले को बंद करना है, x वाले को हमने बंद कर दिया, अब बचा ये दोनों, है ना, बराबर के उधर से भी कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करना है, इसका गुणा क्या है 1, और इसका यहाँ तो -8 ही है, तो 1 × -8, फिर चिन्ह सब में बीच में बाबू माइनस, यहाँ तक देख रहे हैं माइनस। अब जैसे ऐसे तिरछा किए ऐसे, फिर आपको इस तरह से तिरछे तिरछे गुना कर देना, कैंची होता है ना, बस उसी प्रकार से 1 × -8, फिर माइनस दिए, -5 है आई 2 है, तो -5 × 2। क्लियर ना। बीच वाला पे आइए, बीच वाला को इस बार बंद किए, दिख रहा है ना, बीच वाले को बंद कर दिए, तो इस देखिए शुरू और लास्ट, शुरू और लास्ट, तो इसमें बाबू सिर्फ ये ध्यान देना है, मेरे बातों को गौर से समझिएगा, ध्यान पूर्वक एकदम, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। सिर्फ बीच वाला में जब कर रहे होते हैं बंद, किसमें, बीच वाला को जब आप बंद कर रहे होते हैं तो पहले बाबू नीचे से गुना कर लीजिएगा, 3 × -5, 3 × -5, और फिर जैसे शुरू कर रहे थे 2 × -8। समझे नहीं समझे, कहेंगे सर ये तो इसमें भी किए, नहीं बाबू देखिए इसको बंद किए ना तो पहले ऊपर से लिखिए 1 × -8, लेकिन बीच वाला को, केवल बीच वाले के लिए ऑप्शन है, जब बीच वाले को बंद करिएगा ना तो 3 × -5, 3 × -5 या फिर -5 × 3, मतलब उल्टा कर देते हैं। सिर्फ बीच वालों का कहानी उल्टा है और सबका कहानी जो है वही है, सीधा है ना। तो देखिए बाई को लिए 3 × -5, 3 × -, फिर माइनस तो सब में होता है, और बाकी 2 × -8। अब बाकी देखिए फिर सीधा हो गया होगा लास्ट में जाकर के, तो लास्ट वाला को बंद किए, बंद कर दिया लास्ट वाले, तो यहाँ क्या बचा 2 और 2। तो ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि केवल बीच वाला का नियम है, वो बीच वाला बंद करेंगे तब, तो 2 2 नहीं, देखिए 4, या फिर पहले 2 2 लिख दिए, फिर माइनस 3 × 1, 3 × 1 ऐसे होगा ना, 3 इसका गुणांक कुछ नहीं, तो बाई को मत लिख लीजिएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ से 1 है गुणांक, इसका 3 है, 3 × 1, बाकी तो हो गया। फिर से कहानी समझ लीजिए,
शुरू वाला को बंद किए, तिरछे तिरछे गुना करके लिखे, बीच में माइनस बचे, फिर बीच वाला बाई को लिए, इसमें उल्टा किए, बाकी गुना करके वैसे माइनस किए, बाकी लास्ट वाला किए तो बस जो शुरू में किए थे वैसे ही यहाँ पे लास्ट वाला में हुआ। अब करिए बाबू 8 गुना 1 8 होगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 5 दूनी 10, बाई माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 1 बटा 2 दूनी 4 और 3 गुना 1 3। क्लियर ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, आप तो सॉल्यूशन है, आप लोग तो एक्सपर्ट हो। करिए, x बटे 10 में से 8 ही जाएगा, कितना 2, 16 में से 15 जाएगा 1, और 1 बटे 1 में से 1। अब बाबू लास्ट में थोड़ा सा देखिए, अब ट्विस्ट बचा हुआ है, बस थोड़ा सा लास्ट वाला को लास्ट वाला के बराबर करना है, फिर से लास्ट शुरू वाला को लास्ट वाला के बराबर करना है, और x बटे 2 बराबर 1 बटे 1। क्लियर ना, और y बटे 1 और दूसरा को भी लास्ट के बराबर क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए ना, आपका मान आपके पास x गुना 1 x, 2 गुना 1 2, x का मान 2, और y गुना 1 y, और 1 गुना 1 क्या हो गया 1 हो गया बाबू। इस तरह से आप समझ लिए आज प्रतिस्थापन विधि, वर्गगुणन विधि, विलोपन विधि, है ना, ये सारे विधियां और कैसे इसको हल करते हैं बाबू मेरे, तो ये देख लिए, है ना। अब जो है आपका कोई भी क्वेश्चन, देखिए ऐसा ना कि हो कि हम सारा आपका क्वेश्चन करवा दिए, है ना, लेकिन बाबू मेरे इस वीडियो को आपको देखने के बाद और समझने के बाद इतना तो क्षमता जरूर आएगा कि क्वेश्चन आएगा तो एक बार आप उसको ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम एक्सरसाइज को खत्म कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक देखिए बाबू, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था किसी भी मेथड के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन आपको बताते हैं जो कि आपको उसको इक्वेशन बना करके उसको हल करना है। तो बस ज्यादा टाइम ना लेंगे, 2 से 4-5 मिनट का एक और क्वेश्चन बताते हैं और उसके बाद आपको अंततः चैप्टर करेंगे। तो ध्यान से अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए बाबू। चलिए बाबू, तो ध्यान दीजिए, आपको एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, जो कि लॉन्ग टाइप का देखिए क्वेश्चन डाल रहे हैं यहाँ से बाबू, और ये भी आपका कहीं ना कहीं देखिए जो भी आज क्वेश्चन हम दिए बाबू सारा आपका एनसीईआरटी बुक का है, कहीं अलग से नहीं दिए हैं। और देखिए आप एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे देगा इस तरह से लॉन्ग में लिख करके लैंग्वेज में दे देगा, इससे आपको खुद से इक्वेशन बनाना है, और यदि आपको बोला जाए ग्राफ विधि से इसको हल करिए तो फिर ग्राफ पे हल करिए, लेकिन ऐसा आपको मिलेगा नहीं। जब ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग में दिया रहेगा तो आपको विधि का नाम उसमें लिखा नहीं रहेगा, आपको जो अभी तक सबसे अच्छा लगा हो किसमें, प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गगुणन, इन तीनों विधियों में, क्योंकि ये तीनों बीजगणित है और आलेख तो कुछ अलग ही हो जाता है, तो उसका तो अपना एक अलग स्थान, अलग महत्व रखता है। तो इन तीनों में से जो सबसे अच्छा लगा हो उससे बनाइएगा, उस विधि से आप बना लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि कौन सा विधि से बताए हैं आपको। यदि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बाबू, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, कोई भी भिन्न है जैसे 1/2 3/4 कुछ भी होता है भिन्न, उसमें 1 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें, और हर में से 1 घटा दें, ऊपर 1 जोड़ देना है, नीचे 1 घटा देना है, तो भिन्न जो है किस में बदल जाता है बाबू, 1 में बदल जाता है। भिन्न का जो मान पहले था वो बदल के वो चेंज होकर कितना में आ जाएगा 1 में आ जाएगा। क्लियर ना बाबू मेरे, चलिए। और यदि हर में 1 जोड़ दे, अब हर में केवल 1 जोड़े, अंश से लेना देना यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं बोले अंश के बारे में, तो 1/2 हो जाती है। स्वाभाविक है, आप सोचिए जरा 5 जैसे 3 है जो है भिन्न है, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे नीचे 1 जोड़ेंगे तो इसका मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, स्वाभाविक सी बात है कि बदल जाएगा। तो वही उसी के आधार पे एक प्रश्न बना दिया। और ऐसा क्वेश्चन उम्र से संबंधित देता है, आपका जो है और भी इकाई दहाई पे देता है, तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सोचेंगे कि भिन्न में क्या होता है, क्योंकि आपको 2 चर इस प्रकार के प्रश्न में 2 चर का जरूरत होता है, तो एक x मानते हैं दूसरा y, तभी बात बनता है। तो हमने सोचा कि भिन्न है तो भिन्न का क्यों ना अंश को x माना जाए और हर को क्यों ना y माना जाए। तो भिन्न जो होता है बाबू उसका एक अंश होता है, सबसे पहले तो अंश को x माना और हर को हमने क्या माना y माना। क्लियर ना। तो भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर, फॉर्मूला के रूप में भी इसको आप रख सकते हैं।
अब बाई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करा उसके अकॉर्डिंग टू हमने काम किया है। हम फालतू को नहीं करेंगे, कुछ भी काम एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो बोला जाए प्रश्न में वही करना है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए। पहले देखिए बाबू, फिर से एक बार मिटा करके इसको करते हैं, है ना। पहले देखिए ए था, है ना, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाए क्योंकि इसमें कुछ काम करना है। अंश में क्या बोला है, एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया। हर में एक घटा दिया जाए, हर में एक ने क्या किए, घटा दिए। उसका यहाँ से इक्वेशन बन गया क्रॉस मल्टीपल करके। इसके नीचे कुछ तो एक है ना, तो x प्लस 1 गुना 1 x प्लस 1, फिर y माइनस 1 गुना 1 y माइनस 1। आप चाहे तो इसको भी इधर लिख सकते थे गुना करके, इसको भी इधर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे जानते हैं कि x और y एक तरफ होता है, बाएं तरफ। अब देखिए चर को एक तरफ कर लिए और अचर को दूसरी तरफ कर लिए, तो प्लस y इधर आके माइनस y, x माइनस y प्लस में उधर माइनस 1 गया, तो माइनस 1 माइनस 2, इक्वेशन पहला बाबू में। चलिए अब पुनः प्रश्न से, यहां तक तो फर्स्ट जो है इक्वेशन के लिए कंडीशन दिया हुआ था, शर्त दिया हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन का ट्रैक बदला है ना, क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग आया है, ठीक है, कि अब कह रहा है कि भिन्न में से, सॉरी हर में से एक जोड़ दिया जाए। अब देखिए यदि का मतलब प्रश्न का ट्रैक चेंज हो गया, है ना, अब पट्टी दूसरा बदल गया, जो है रूट बदल गया है, ठीक है, जो है यदि हर में एक जोड़ दे, हर में क्या करें, एक जोड़ दे, तो फिर से हमने भिन्न को लिखा, फिर से वही से स्टार्ट किए, x बटे बाई, केवल देखिए नीचे एक जोड़ है, ठीक है ना बाबू, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, है ना, 2 गुना x 2x, बाई प्लस 1 गुना 1 बाई प्लस 1, प्लस बाई इधर आकर के माइनस बाई यहाँ देखिए किए, और बराबर 1 तो उधर ही छोड़ दिए। समीकरण कितना हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए हमने यहाँ से जो विधि अपनाया है समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो इस यहाँ पर पहला और यहाँ पर दूसरा, ये कौन सा विधि है, आप लोग खुद से बताइए, कमेंट करिए कौन सा विधि से बनाया है लास्ट क्वेश्चन को। तो बाबू मेरे विलोपन विधि, कौन सा विधि, विलोपन विधि। चलिए बहुत अच्छा, है ना, समझ रहे होंगे। तो इसमें तो बताइए कि तो विलोपन में क्या होता है, बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ तो बराबर क्या करे बाबू, खुद से पहले बराबर है, बाई और बाई बराबर है ना। चलिए तो माइंड, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, बराबर तो है लेकिन चिन्ह समान है, और चिन्ह समान हो तो उसको हमेशा घटाने पर करते हैं। चिन्ह समान ना निकला बाबू मेरे, चिन्ह है ना समान, देखिए तो माइनस वाई कटेगा तो यही, क्योंकि बराबर है। लेकिन बात है कि दोनों का चिन्ह समान है, तो समान है तो उसको तो आपको काटना पड़ेगा, है ना। तो काटना कैसे पड़ेगा, घटाने पर, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो नीचे वाला बदलेगा, अपोजिट हो जाएगा चिन्ह, प्लस में माइनस हो गया, माइनस में प्लस हो गया, प्लस में माइनस हो गया, ठीक। इसके पहले हम चर्चा कर दिए इसके बाद, माइनस बाई और नीचे वाला प्लस हो गया, प्लस माइनस बाई खत्म। अभी 2x प्लस नहीं रहा, इसका चिन्ह नीचे वाला आएगा, जुड़ेगा इसमें, तो माइनस 2x प्लस x, माइनस से x बचेगा, इधर माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, माइनस माइनस दोनों को क्या किए बाबू, खत्म, है ना। जैसे बाबू मेरे ये माइनस हुआ और ये भी माइनस हुआ, लेकिन माइनस माइनस दोनों तरफ में खत्म कर दिया, x का मान 3। अब क्या करना होता है, 1 या 2 किसी में रख लीजिए, है ना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को लिखे यहाँ से, है ना, x माइनस बाई बराबर माइनस 2, x का मान दे दिए 3, प्लस 3 उधर जाके माइनस 3, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, फिर से माइनस माइनस, जैसे यहाँ काटे थे वहां भी काट दी, कोई दिक्कत बाबू मेरे। तो बाई बराबर 5, है ना। अतः भिन्न हमसे क्या पूछा जा रहा था, आंसर नहीं पूछा जा रहा, आंसर बोलते तो x का मान और y का मान बताते आंसर हो गया, लेकिन भिन्न पूछ रहा, तो भिन्न को फिर से लिख दी, जो यहाँ लिखे अंश बटे हाँ, यानी अकॉर्डिंग टू यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार जो हम लेट किए थे उसके अनुसार x बटे बाई, ये ना होता उसी के हिसाब से तो काम किए, तो भिन्न हमारा x बटे बाई, तो x का मान 3, बाई का मान 5, भिन्न 3 बटे 5 हुआ, जिसका अंश 3 हर बाई। क्लियर ना बाबू मेरे, कोई डॉट नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। चलिए यदि इसके बाद भी डॉट रहता है तो आप कमेंट करिएगा कुछ कि सर डॉट रह गया है, तो उसके बाद भी हम उपाय करेंगे। लेकिन बाबू फिर से एक बार बोलते चलते हैं आप सभी को, अपना चैनल है आपका, इसको बढ़ाएंगे तो हम निरंतर इस पे काम करते रहेंगे, मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा, और आप सभी विद्यार्थी सहयोग दें और दूसरे विद्यार्थी को भी लाभ उठाने का मौका दें इसको, इससे, है ना, जितना से अधिक से अधिक इसको आगे बढ़ाएं चैनल को, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। आज की कथा हम लोग का यही तक था बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्लियर कर लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज यही तक।